एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में उत्तराखंड में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनने के संकेत, लेकिन सर्वे के मुताबिक मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद कांग्रेस के हरीश रावत है। सर्वे के मुताबिक कुल 70 सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा में बीजेपी को 44 से 48 सीटें, कांग्रेस को 19 से 23 सीटें और आम आदमी पार्टी को 0 से 4 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा अन्य को 0 से 2 सीटें मिलने की संभावना है। यानी सर्वे में बीजेपी उत्तराखंड में सत्ता में वापसी करती दिख रही है। सर्वे बता रहा है कि उत्तराखंड में बीजेपी को 43%, कांग्रेस को 33%, आम आदमी पार्टी को 15% और अन्य को 9% वोट मिल सकते हैं। लेकिन सर्वे में सबसे दिलचस्प आंकड़ा है मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद का। सरकार बीजेपी की बनने के संकेत हैं, लेकिन हरीश रावत को सबसे ज्यादा लोगों ने सीएम के तौर पर पसंद किया है। हरीश रावत को 30%, पुष्कर धामी को 23%, अनिल बलूनी को 19%, कर्नल कोठियाल को 10%, सतपाल महाराज को 4% और अन्य को 14% ने सीएम पद की पसंद बताया है। उत्तराखंड में 5 महीने बाद यानी फरवरी 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे में गोवा से भी बीजेपी के लिए अच्छे संकेत है। गोवा में बीजेपी की सत्ता में वापसी हो सकती है। कुल 40 सीटों वाले गोवा में सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 22 से 26, कांग्रेस को 3 से 7, आम आदमी पार्टी को 4 से 8, अन्य को 3 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी गोवा में बीजेपी फिर अपने दम पर सरकार बनाती दिख रही है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 39%, कांग्रेस को 15%, आम आदमी पार्टी को 22% और अन्य को 24% वोट मिल सकते हैं। पिछले चुनाव के बाद गोवा की राजनीति में भारी उथल पुथल रही थी। कांग्रेस और बीजेपी के बीच काफी करीबी मुकाबला हुआ था। मणिपुर में भी बीजेपी पूर्ण बहुमत से बना सकती है सरकार। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में आया कि आधे से ज्यादा सीटों से बन सकती है बीजेपी की सरकार। कुल 60 सीट वाली मणिपुर विधानसभा में बीजेपी को 32 से 36, कांग्रेस को 18 से 22, एनपीएफ को 2 से 6 और अन्य को 0 से 4 सीट मिल सकती है। जहां तक वोट प्रतिशत की बात है तो सी वोटर सर्वे के मुताबिक मणिपुर में बीजेपी को 40%, कांग्रेस को 35%, एनपीएफ को 7% और अन्य को 18% वोट मिल सकते हैं। मणिपुर उन 5 राज्यों में शामिल है जिनमें अगले वर्ष की शुरुआत में ही चुनाव होने हैं। टीवी के लोकप्रिय सितारे सिद्धार्थ शुक्ला को नमाखों से दी गई विदाई। ओशिवारा के शमशान गृह में उनका अंतिम संस्कार हुआ। टीवी का चमकता हुआ सितारा इस तरह पंचतत्व में विलीन हो गया। परिवार वालों, दोस्तों और फिल्म और टीवी से जुड़े लोगों की मौजूदगी में सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार किया गया। सिद्धार्थ की मां, उनकी दोनों बहनें, उनकी सबसे करीबी दोस्त शहनाज हुसैन भी अंतिम संस्कार में शामिल हुई। ब्रह्म कुमारी के रीति रिवाज से सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले फूल मालाओं से लदे हुए एक वाहन में सिद्धार्थ शुक्ला का शव शमशान घाट लाया गया था। इस दौरान रश्मि देसाई, संभावना सेठ, निक्की तंबोली, माहिरा शर्मा जैसे कई टीवी कलाकार सिद्धार्थ शुक्ला को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे। जब अंतिम संस्कार पूरा हुआ तो सिद्धार्थ शुक्ला की बहन ने दुख में शरीक होने पर सबको हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। सिद्धार्थ शुक्ला का कल मुंबई में अपने घर पर निधन हो गया था। पहले सिद्धार्थ शुक्ला को बेचैनी महसूस हुई, जिसके बाद वो बेहोश हो गए। सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार में उनकी सबसे करीबी दोस्त शहनाज गिल भी शामिल हुई। सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम दर्शन के लिए शहनाज रोती बिलखती हुई शमशान तक पहुंची। हमेशा हंसती, मुस्कुराती, खिलखिलाती दिखने वाली शहनाज गिल को आपने कभी ऐसे नहीं देखा होगा, लेकिन अपने सबसे करीबी दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला के असमय निधन ने शहनाज गिल को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है। वो अपने आंसुओं में डूबी हुई हैं। शहनाज अपने सबसे करीबी दोस्त को खोने के गम को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। शहनाज सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार में भी इसी तरह से बदहवासी में पहुंची। कार में भी वो लगातार रोती और बिलखती हुई दिखाई दी। कार की पिछली सीट पर उनके साथ उनके भाई बैठे हुए थे, जो बार बार उन्हें दिलासा दे रहे थे। जब सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार हुआ तो शहनाज बदहवास सी बाहर आईं। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस में सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की जोड़ी को खासा पसंद किया गया था। इसी शो के दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ी थीं। अपने
अपने जवान बेटे की चिता को देखना किसी भी माँ के लिए सबसे मुश्किल घड़ी होती होगी। सिद्धार्थ शुक्ला की मां रीटा शुक्ला अपने बेटे के अंतिम संस्कार में शामिल हुई। सिद्धार्थ शुक्ला की मां का दर्द कितना गहरा है इसकी ठाह ले पाना आसान नहीं। अपने बेटे को अंतिम विदाई देने जब वो स्मशान घाट पहुंची तो गाड़ी की पिछली सीट पर माथे पर हाथ लगाए गुमसुम थी। अपने जवान बेटे को खोने वाली इस मां पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 15 साल पहले ही उनके पति का देहांत हुआ था। उन्होंने किसी तरह अपने 3 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन आज जब उनका बेटा स्टार बन चुका था तभी उन पर नियति ने उनसे बेटा छीन लिया। सिद्धार्थ शुक्ला अपनी मां के बहुत लाडले रहे हैं। अपने आखिरी पलों में सीने के दर्द की शिकायत होने पर उन्होंने अपनी मां से ही पानी मांगा था। जब दोस्तों ने आखिरी बार सलाम किया, विदाई दी अपने इस प्यारे परिवारजन को, सिद्धार्थ शुक्ला को, इस उभरते हुए सितारे को, जो अब सिर्फ और सिर्फ यादों में हमारे साथ रहेगा। संभावना हमारे साथ है, अपने दोस्त को अलविदा कह के आई हैं, बिखरी भी है कहीं ना कहीं, संभाल नहीं, आंसू नहीं रुक रहे हैं, दोस्त को आखिरी बार विदा करके आई है। देखा नहीं जा रहा अंदर, यकीन ही नहीं हो रहा, यकीन ही नहीं हो रहा कि सिद्धार्थ चला गया। हम लोग फेस नहीं देख पाए, फेस कवर किया हुआ था, सिर्फ पैर छू पाए। उसकी फैमिली की हालत देखकर, शहनाज की हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। ये यकीन नहीं हो रहा कि सिद्धार्थ चला गया। घरेलू हिंसा के मामले में आखिरकार रैपर योयो हनी सिंह को कोर्ट में पेश होना ही पड़ा। हनी सिंह की पत्नी ने हनी सिंह से घरेलू हिंसा के मामले में 20 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। रैपर हनी सिंह दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट पहुंचे तो उनके सुरक्षा गार्ड उनको घेरे हुए थे। आज कोर्ट में हनी सिंह की पेशी थी। हनी सिंह और उनकी पत्नी शालिनी तलवार की लगभग 1 घंटा और 20 मिनट तक काउंसलिंग की गई, जिसके बाद अदालत ने शालिनी तलवार को हनी सिंह के घर से अपना सामान लेकर आने की इजाजत दे दी। घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए शालिनी तलवार ने हनी सिंह से 20 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है, जिसमें से 10 करोड़ रुपए अग्रिम रूप से दिलवाने की गुहार लगाई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी। इससे पहले जब पिछली सुनवाई के दौरान हनी सिंह कोर्ट में नहीं हाजिर हुए थे तो कोर्ट ने नाराजगी भी जताई थी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में इस कद्र तूफान आया कि लोगों को एक्सप्रेसवे पर अपनी गाड़ियां छोड़कर भागना पड़ा। वो गाड़ियां अभी भी पानी में डूबी हुई हैं। सड़कें पानी से लबालब हैं और गाड़ियां जहां की तहां खड़ी की खड़ी हैं। क्या कोई यकीन करेगा कि ये दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका की तस्वीरें हैं? हेरिकेन तूफान के बाद जो बाढ़ आई उसने न्यूयॉर्क के एक्सप्रेसवे की ऐसी हालत कर दी। बड़े बड़े ट्रक एक्सप्रेसवे पर लवारिस से फंसे रह गए। कई गाड़ियां जहां की तहां फंस गईं। इनमें से ज्यादातर गाड़ियों को उनके मालिक ही छोड़कर निकल गए। न्यूयॉर्क में आज भी बाढ़ का पानी नहीं उतरा। न्यूयॉर्क में तूफान से कई लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी कई जगह लोगों को रेस्क्यू करने का काम चल रहा है। न्यूजीलैंड में आतंकी हमले से हड़कंप। आईएसआईएस के दहशतगर्दों की तरह आतंकी ने 6 लोगों को मारा चाकू। धुंधली और हिलती डुलती इन तस्वीरों में एक आतंकी हमला कैद हुआ है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक शख्स ने चाकू लेकर इस दफ्तर में 6 लोगों पर ताबड़तोड़ हमले किए। काफी देर तक हंगामा चला। बाकी लोग दहशत में भागते रहे। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने हमलावर को गोली मारकर ढेर कर दिया। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंदा आर्डन ने इस हमले को आतंकी बताया। हमलावर आतंकी संगठन आईएसआईएस का समर्थक था। अफगानिस्तान में आईएसआईएस आतंकियों के सक्रिय होने के बाद दुनिया में ये इस आतंकी गुट का पहला बड़ा आतंकी हमला है। गाजा बॉर्डर पर हमास और इजरायली सेना के बीच फिर हुई भिड़ंत। बॉर्डर पर बम और विस्फोटकों से हुआ हमला। पहली नजर में देखने पर ऐसा लग रहा है मानो ये आतिशबाजी किसी जश्न का हिस्सा हो, लेकिन गाजा बॉर्डर पर ये हमास की तरफ से कराए गए फिलिस्तीनियों के प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, जो कि हिंसक हो गया। बॉर्डर पर डटे प्रदर्शनकारी इजराइल की तरफ विस्फोटक फेंकते रहे और धमाके होते रहे। पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। ऐसे प्रदर्शन गाजा बॉर्डर पर 1-2 नहीं बल्कि 5 जगहों पर हुए। इस दौरान इजराइल की फायरिंग में एक फिलिस्तीनी की मौत भी हो गई।
ये प्रदर्शन गाजा की 14 साल से चली आ रही नाकेबंदी खत्म करने की मांग के लिए हुआ। 2007 में हमास के गाजा पर कंट्रोल करने के बाद इजराइल ने गाजा की नाकेबंदी कर दी थी। अफगानिस्तान पर कब्जे के करीब 1 महीने बाद अब भी सरकार नहीं बना पा रहा है तालिबान। मुल्ला बरादर को ही मिल सकती है कमान। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बनाने की कवायद के बीच आज बड़ी खबर यह आई कि तालिबानी नेता मुल्ला बरादर को ही सौंपी जा सकती है सरकार की जिम्मेदारी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबानी सरकार का मुखिया मुल्ला बरादर ही होगा। वहीं तालिबान के फाउंडर मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब और शेर मोहम्मद अब्बास को भी तालिबानी सरकार में अहम पद दिए जाएंगे। हालांकि तालिबानी सरकार का ऐलान होने में अभी 2 से 3 दिन लग सकते हैं। अफगानिस्तान में सरकार बनने में जितनी देर होगी, तालिबान के लिए मुश्किलें उतनी ज्यादा बढ़ती जाएंगी। ज्यादा देर होने से तालिबानी लड़ाकों के गुटों में बगावत भी हो सकती है। ऊर्जा के दूसरे स्रोत तलाशने के लिए पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने किया है एक अहम मंथन। इस योजना को इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021 का नाम दिया गया। दिल्ली के होटल ताज पैलेस में हुई इस समिट में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और राज्य मंत्री अश्विनी चौबे बतौर मुख्य वक्ता मौजूद रहे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रीन क्लाइमेट की भूमिका अगले 25 सालों तक महत्वपूर्ण रहेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों में पीएम मोदी ने ग्रीन क्लाइमेट के मामलों में एक अग्रणी नेता की भूमिका निभाई है। इस समिट की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री मोदी का स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान दिया गया भाषण दिखाया गया। समिट में ये बात सामने आई कि भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा उपभोग का 40% दूसरे स्रोतों से पूरा करेगा। ग्रीन हाइड्रोजन को सबसे किफायती ईंधन का विकल्प बनाने में जुटी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि अभी ग्रीन हाइड्रोजन को $2 प्रति किलो से कम करने की कोशिश हो रही है। मुकेश अंबानी ने इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021 को संबोधित करते हुए ये अहम जानकारी सामने रखी। उन्होंने कहा कि रिलायंस का ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की लागत को शुरू में $2 प्रति किलोग्राम से कम करने का लक्ष्य है। भारत में 1 दशक के भीतर ग्रीन हाइड्रोजन की लागत को $1 प्रति किलोग्राम से कम किया जाएगा, जिसके बाद भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस ग्रीन हाइड्रोजन की लागत $1 प्रति किलो से कम करने का लक्ष्य इस दशक के अंत से पहले ही हासिल कर लेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।